तो ये हमारे पास में ये तीसरी स्टेप आ गई बच्चों, और ये है आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, यानी जो पुनर्योगज डीएनए अभी अभी अपन ने बनाया है, ये पुनर्योगज डीएनए जो अभी अभी अपन ने बनाया है बेटे, इस डीएनए की संख्या बढ़ानी है, और इस डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें इसे कहां इंटर करवाना पड़ेगा, होस्ट सेल में। तो देखो कि यहां पर ये हमारे पास में ये कोई आरडीएनए है, ये यहां पर अपन ले लेते हैं बच्चों कि ये यहां पर ये आरडीएनए है। अब मैं इसको मैं नॉर्मल बना देता हूं कि ये यहां पर ये तो डिजायर जीन है, और ये मान लेते हैं ये वीडीएनए, यानी कुल मिलाकर ये है आरडीएनए। अब यहां पर आरडीएनए को अपन किसके साथ में ऐड करें, तो बेटे यहां पर हमारे पास में है ये होस्ट सेल, ये यहां पर मैंने ले लिया, इसको मैंने लिख दिया होस्ट सेल, है ना, पोषद कोशिका। और पोषद कोशिका को अब अपन एक सॉल्यूशन में रखेंगे जिसका नाम होगा CaCl2, यानी यहां पर कौन से आयन होंगे बेटे, इसमें कैल्शियम आयन होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस आयन में या इस विलयन में रखने पर, इस विलयन में रखने पर ये जो यहां पर ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, तो होस्ट सेल के अंदर ये यहां पर डीएनए आ चुका है, ये आरडीएनए यहां पर आ चुका है, ये आरडीएनए है, ये आरडीएनए है। तो अब ये कैसे आएगा, ये सारी चीजें अपन को यहां पर देखनी है। तो पहले आप देख लो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं फिर बता रहा हूं बेटे कि आरडीएनए एक ही है, अगर इसकी संख्या नहीं बढ़ाई तो बेटे ये नष्ट हो सकता है। तो प्रयोग से पहले इस आरडीएनए को किसी पोषद कोशिका में, जिसमें अपन जीवाणु को चुनते हैं बेटे इकोलाई को, तो किसी पोषद कोशिका में प्रवेश करवा करके फिर इसकी संख्या बढ़ाई जाती है, इसका गुणन करवाया जाता है। तो अभी हमारे पास में तीसरा क्रियाविधि का तीसरा पार्ट है आरडीएनए का होस्ट सेल, यानी जिसे आप कह सकते हैं पोषद कोशिका, होस्ट सेल यानी पोषद कोशिका। तो अब आप देखो कि यहां पर कैसे प्रवेश करवाए बेटे कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कहां रखेंगे अपन, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखेंगे। और ये कैल्शियम क्लोराइड का जो विलयन है, इसमें जो कैल्शियम आयन है ये आरडीएनए को होस्ट सेल में, इन दोनों को बेटे ध्यान रखना, इन दोनों को यहां पर एक सेम सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेम होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइएगा, इसका पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आरडीएनए व होस्ट सेल, आरडीएनए व होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लें, या आरडीएनए और होस्ट सेल को कहां रखेंगे बच्चों, तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में इसको रखा जाता है। तो फिर यहां पर क्या होगा बेटे कि इसमें जो कैल्शियम आयन होते हैं, ये याद रखना, कैल्शियम आयन क्या करेंगे, आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आयन है जो आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उस आयन का आपको नाम याद करना है कैल्शियम आयन। कहां से मिलेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड के विलयन से मिलेगा। तो बच्चों दो पॉइंट है, बिल्कुल सीधे से पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, जहां पर जो कैल्शियम आयन है वह आरडीएनए को
यानी होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे, क्यों प्रवेश करवाया, क्योंकि हमें आरडीएनए की संख्या चाहिए और खुद अकेला आरडीएनए द्विगुणित नहीं होगा, तो इसे पोषक कोशिका के अंदर डाला जाएगा और फिर पोषक कोशिका को अब रखने वाले हैं अपन संवर्धन माध्यम पर, और संवर्धन माध्यम पर फिर क्या होगा बच्चों कि वहां पर एक होस्ट सेल से कई हजार होस्ट सेल वहां पर बन जाएगी, जिनके साथ साथ आरडीएनए की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो यहां आप देख लें कि यहां पर अपन ने क्या किया कि आरडीएनए और होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है। तो कैल्शियम आयन जो है वह आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसका प्रवेश भी संभावित क्रिया है। ये बेटे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है कि हमें पता लग गया कि आरडीएनए चला गया या नहीं चला। तो बेटे ये आरडीएनए का पोषक कोशिका में जाना यह संभावित क्रिया है। तो इसके लिए अब अपन क्या लेंगे, एम्पिसिलिन का माध्यम लेंगे। एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है बेटे, इसकी जीन भी होती है जिसको एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन कहेंगे, जो वी डीएनए पर पाए जाते हैं, लेकिन ये डी डीएनए के द्वारा नहीं हटाई जाते, याद रखना। तो यहां आप देखिएगा अगली स्टेप पे याद रखना बेटे, यानी तीसरा पॉइंट अपन को याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश एक संभावित क्रिया है, एक संभावित क्रिया है, संभावित क्रिया है। इसके लिए ये याद रखना बेटे, इसके लिए एम्पिसिलिन माध्यम का उपयोग किया जाता है। देखो वहां पर अपने टेट्रासाइक्लिन का किया था और यहां पर अपन करेंगे एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन मीडिया माध्यम, एम्पिसिलिन मीडिया या माध्यम का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि क्या आरडीएनए होस्ट सेल में चला गया या नहीं गया, तो इसके लिए अपन माध्यम यूज लेंगे एम्पिसिलिन। अब आप देखो कि किस तरह से इसको अपन देखेंगे। तो बेटे यहां पर ये मेरे पास में है आरडीएनए, ये आरडीएनए है। अब आरडीएनए में यहां से यहां तक ये वाला डीएनए तो है डी डीएनए, लेकिन बेटे इसमें ये यहां पर ये मौजूद है यानी एएमपीआर, यानी एएमपीआर का माने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसे डी डीएनए के द्वारा नहीं हटाया जाता और यह वी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आर डीएनए जब बनेगा तो बेटे आर डीएनए के अंदर हमारे पास में क्या है, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित, यानी यहां आप लिख सकते हैं इस जगह पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित, जीन उपस्थित, तो ये ध्यान रखना। और ये हमारे पास में है आर डीएनए, ये यहां पर बेटे है आर डीएनए, ये तो आर डीएनए है। और इधर यहां पर अपन लेते हैं तो यहां पर बेटे हमारे पास में होगी ये कोई सी होस्ट सेल, ये यहां पर अपने लिया है तो ये यहां पर मौजूद है यानी होस्ट सेल, होस्ट सेल। और इसके लिए यहां पर बेटे इसके लिए अपन इन दोनों को कहां रखेंगे, तो यहां होगा हमारे पास में एम्पिसिलिन माध्यम, यहां पर होगा एम्पिसिलिन माध्यम। अब अपन को देखना यह है कि बेटे ये प्रतिक्रिया किसमें होती और किसमें नहीं होती। तो यहां आप देख लें कि बेटे हमने क्या किया कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश भी एक संभावित क्रिया है, इसके लिए अपन काम में लेंगे एम्पिसिलिन माध्यम का। तो बेटे ये तो मेरे पास में आरडीएनए है, ध्यान रखना, ये तो यहां पर आरडीएनए है और ये यहां पर क्या है, होस्ट सेल है, होस्ट सेल। अब इन दोनों को अपन ने कहां पर रखा, यानी एम्पिसिलिन माध्यम में रखा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो ये अगले स्टेप पे देखते हैं कि यहां पर हमारे पास में है एम्पिसिलिन माध्यम, एम्पिसिलिन
एम्पिसिलिन माध्यम, ये ध्यान रखना बेटे, ये एम्पिसिलिन माध्यम। अब एम्पिसिलिन माध्यम में हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो प्रतिक्रिया होती है या नहीं होती, यानी प्रतिक्रिया, और एक अपन देखते हैं बेटे प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। अब यहां समझने वाली बात है बच्चों, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया नहीं। तो यहां पर प्रतिक्रिया मतलब यहां लिख सकते हैं आप होस्ट सेल में वृद्धि, और प्रतिक्रिया नहीं का माने होगा बेटे यानी होस्ट सेल में वृद्धि नहीं। तो अब ये थोड़ा समझना कि यहां पर हमारे पास में, यहां पर ध्यान रखना बेटे कि ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल के अंदर अगर ये यहां पर आरडीएनए आ गया तो बेटे आरडीएनए के एक भाग में ये यहां पर मौजूद है एएमपीआर, है ना, एएमपीआर। और ये जो एएमपीआर है ये एम्पिसिलिन माध्यम को डीएक्टिवेट करती है, इसका प्रतिरोध करती है। तो अगर बेटे यहां पर प्रतिक्रिया हो रही है मतलब होस्ट सेल में वृद्धि हो रही है, इसका प्रतिक्रिया का मतलब ये समझना बेटे, होस्ट सेल में वृद्धि हो रही है मतलब एएमपीआर प्रेजेंट है इस होस्ट सेल में, जो कि एम्पिसिलिन का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा। तो फिर इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये मिलेगा बेटे कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। थोड़ा समझो, दिमाग को बेटे जोड़ डालो। यानी अगर एम्पिसिलिन, देखो ये एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन किसमें होगी, ये आरडीएनए के अंदर होगी, याद रखना। तो अगर आरडीएनए होस्ट सेल में आ गया तो बेटे उस होस्ट सेल में इस एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी गुण आ गया, यानी ये होस्ट सेल का जो है इस पर एम्पिसिलिन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक अब इस सेल को नहीं मार सकती। तो बेटे होस्ट सेल अगर वृद्धि करती है, माध्यम में ग्रोथ करती है, इसका मतलब यह हुआ कि आरडीएनए वाला जो एम्पिसिलिन वाला जो आरडीएनए है प्रतिरोधी जीन वाला, वह इस कोशिका में आ गया और यह कोशिका एम्पिसिलिन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है और यह एम्पिसिलिन माध्यम में भी वृद्धि कर रही है, मतलब आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश करना। अगर बाय द वे यहां पर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और नए होस्ट सेल जो है वृद्धि नहीं कर रही है, तो बेटे यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास में यह होस्ट सेल है और ये यहां पर है हमारे पास में यानी जो है आरडीएनए और इसके पास है एएमपीआर, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आया है। ये ध्यान रखना, ये होस्ट सेल में नहीं आया है, यानी होस्ट सेल में पेनिसिलिन यानी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन नहीं है, यानी होस्ट सेल में बेटे पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीन नहीं है। तो ये जो एंटीबायोटिक है यहां पर बेटे एम्पिसिलिन, ये इस कोशिका को इस माध्यम में ग्रोथ नहीं करने दे रही है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, यानी इसका रिजल्ट मिला बेटे, तो इसका रिजल्ट हमें यह मिला कि आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश नहीं, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, फॉर द कंपटीशन जो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अपन ने ये जानकारी लेने के लिए कि बेटे आरडीएनए बना है क्या या नहीं बना है, इसके लिए तो अपने टेट्रासाइक्लिन माध्यम का उपयोग किया था। और बेटे आरडीएनए बनने के बाद में क्या ये होस्ट सेल में इंटर कर गया या नहीं किया, तो इसके लिए हमने क्या यूज लिया, तो ये एम्पिसिलिन माध्यम का यूज लिया। तो बेटे चौथा पार्ट था हमारा यानी आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश यानी कैपिटल डी। तो एक बार फिर रिपीट कर लें, अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म के अंदर मेरा पहला पार्ट था वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण, कैपिटल ए। कैपिटल बी था बेटे जो अपन ने शुरू किया यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, तो कैपिटल बी। और कैपिटल सी बेटे यहां पर था, ये सी है, यानी आरडीएनए का किसमें प्रवेश, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश, आरडीएनए का
होस्ट सेल में प्रवेश। तो ये हमारे पास में टॉपिक है और ये सी टॉपिक है, ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश। तो ये यहां पर क्लियर। अगला टॉपिक जो आता है बेटे इसका चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक रहेगा हमारे पास में ये कैपिटल डी, और ये है होस्ट सेल का संवर्धन। यानी इसको आप याद रख लें, कल्चर ऑफ होस्ट सेल, कल्चर ऑफ होस्ट सेल। अब यहां पर आप याद रखना बेटे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए द होस्ट सेल आर केप्ट इनटू द कल्चर मीडिया। यानी अब क्या होगा बेटे कि हमें आरडीएनए भी प्रवेश करवा दिया होस्ट सेल में। किसके लिए प्रवेश करवाया था? आरडीएनए की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए। तो अब क्या होगा बेटे कि इस आरडीएनए को होस्ट सेल में तो अपने प्रवेश करवा दिया, अब इसको रखेंगे अपन कल्चर मीडिया पर। तो इधर देखो कि ये यहां पर हमारे पास में ये बेटे यहां पर एक होस्ट सेल है, ये यहां पर ये होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल के अंदर ये हमारे पास में है यानी आरडीएनए, ये यहां पर आरडीएनए है। अब अपन को क्या करना है कि बेटे इस होस्ट सेल को रखना है किसी संवर्धन माध्यम पर, यानी कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं बेटे, यानी संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। और ये जो यहां पर मौजूद है ये होस्ट सेल है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये है आरडीएनए, ये आरडीएनए। तो ध्यान रख लें बेटे कि अभी एक होस्ट सेल है हमारे पास में विद आरडीएनए। अब इसको रखा गया है कल्चर मीडिया पर। तो वहां हम क्या देखते हैं कि कल्चर मीडिया पर कुछ ही समय में बेटे इस तरह से कई हजार आरडीएनए की यानी होस्ट सेल की प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है। इस तरह से ये कल्चर मीडिया है, और कल्चर मीडिया पर एक साथ कई हजार आरडीएनए की, तो ये जो प्रतिलिपियां यहां पर बनी हैं, तो इसके साथ साथ बेटे यहां पर ये आरडीएनए, इसके अंदर भी आरडीएनए, और इसके अंदर भी आरडीएनए, और ये भी आरडीएनए। यानी आप यहां पर देख लें कि बेटे एक साथ जब कई हजार प्रतिलिपियां यहां पर बन गई, यानी आप देखें मेनी थाउजेंड, यानी कुछ नहीं है, ये है मेनी थाउजेंड होस्ट सेल, होस्ट सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। यानी हमने किया क्या कि होस्ट सेल को पहले संवर्धन माध्यम पर रखा, और संवर्धन माध्यम पर बेटे ये जीवाणु कोशिका है। होस्ट सेल एक प्रकार की बैक्टीरिया है, यानी इकोलाई, ये बेटे है बैक्टीरिया। और आपको याद होना चाहिए कि बेटे जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें असूत्री विभाजन होता है, और ये जो असूत्री विभाजन होता है ये फास्ट होता है बेटे किसके कंपैरिजन में? माइटोसिस के कंपैरिजन में। तो यहां पर कुछ ही समय में एक जीवाणु से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16, ऐसे कई हजार जीवाणु बन जाएंगे। लेकिन इन जीवाणु के साथ साथ क्या होगा बेटे, उसके अंदर जो मौजूद आरडीएनए है इसमें भी द्विगुणन होता जाएगा, और ये भी हर जीवाणु के साथ में बेटे जो है 2 आरडीएनए यहां पर बनते जाएंगे। तो कुछ ही समय में अपन क्या देखेंगे कि एक आरडीएनए से उसी के जैसे कई आरडीएनए बन जाते हैं। तो यह क्रिया जीन क्लोनिंग भी कहलाती है। तो इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है बेटे इस क्रियाविधि का, यानी होस्ट सेल को आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए होस्ट सेल को संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है। होस्ट सेल को संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है, संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आरडीएनए की संख्या में बढ़ानी है। तो आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए बेटे आरडीएनए युक्त जो पोषक कोशिका है उसे कहां रखेंगे अपन? संवर्धन माध्यम में। तो फिर हम क्या देखते हैं बेटे, तो दूसरा पॉइंट याद रखना, संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए के साथ साथ संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए युक्त
होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है। होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है। होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि होती है। तो आप देख लें बेटे कि यहां पर अपन ने क्या किया कि आरडीएनए वाली जो पोषक कोशिका है उसको संवर्धन माध्यम पर रखा। तो पहले तो आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए इस होस्ट सेल को अपन कल्चर मीडिया पर रखेंगे। तो बेटे संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए युक्त जो होस्ट सेल है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो फिर अपन के पास में क्या है कि इसकी संख्या में वृद्धि के साथ साथ, तो ये लास्ट पॉइंट आप ध्यान रख लें कि होस्ट सेल्स की संख्या में वृद्धि के साथ साथ होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि के साथ साथ होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आरडीएनए की कई हजार, ये ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए की कई हजार प्रतिलिपियां बन जाती है। कई हजार प्रतिलिपियां बन जाती है। इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। इसे जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में कि वहां पर क्या हुआ कि आरडीएनए यानी होस्ट सेल की जब संख्या बढ़ी तो होस्ट सेल के साथ साथ आरडीएनए की भी कई हजार, याद रखना बेटे, कई हजार प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है। कई हजार प्रतिलिपियां, ये ध्यान रखना बेटे, कई हजार प्रतिलिपियां वहां पर बन जाती है। और एक डीएनए से उसी के जैसे कई सारे डीएनए का बनना, तो इस घटना को अपन जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो बेटे ये हमारे पास में चौथा पार्ट था कि जीन क्लोनिंग होती क्या है। तो इसमें क्या क्या याद हुआ बेटे आपको, यानी इसको कहेंगे होस्ट सेल का संवर्धन, यानी बेटे कल्चर ऑफ द होस्ट सेल। तो कल्चर करवाते क्यों हैं? संख्या बढ़ाने के लिए करवाते हैं भाई। होस्ट सेल का ही क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए आ चुका है। तो उस आरडीएनए युक्त होस्ट सेल को कल्चर मीडिया पर अपने रखा। तो बेटे क्या हुआ कि कल्चर मीडिया पर होस्ट सेल की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो होस्ट सेल की संख्या में जब बढ़ोतरी हुई तो उसके साथ साथ आरडीएनए की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। तो बेटे आरडीएनए की संख्या में बढ़ोतरी होना या एक आरडीएनए से उसी के जैसे कई आरडीएनए का बनना, इसको जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा चौथा पार्ट था बेटे होस्ट सेल का संवर्धन। किसके लिए करवाया? आरडीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए। अब ये जो कई सारे आरडीएनए यहां पर बने हैं, कुछ का तो उपयोग अपन प्रयोग में ले लेंगे और बाकी को बेटे जीन बैंक के अंदर इसे संरक्षित कर दिया जाता है। तो ये था टॉपिक बेटे आज का हमारा, यानी जो है होस्ट सेल का संवर्धन। होस्ट सेल का संवर्धन। और इसी के साथ में बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। समझ के पढ़ना और अच्छी तरह पढ़ना बेटे। ओके, थैंक यू बेटे।